नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो कि ज्योग्राफी के हैं और ये क्वेश्चंस कुमार गौरव सर की बुक से लिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके पहले हम लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। चलिए शुरुआत करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित सूची में से मिलान करिए। तो इसमें मिलान करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बिग बैंग सिद्धांत, साम्यावस्था, दोलन सिद्धांत, सूर्य केंद्र का सिद्धांत। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो आपका बिग बैंग सिद्धांत है उसको जॉर्ज लेमेत्रे दिए थे। साम्यावस्था का सिद्धांत थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डे दिए थे। दोलन का सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे दिए थे। नहीं, दोलन का सिद्धांत दिए थे आपके एलन सैंडेज। और जो सूर्य केंद्रिका का सिद्धांत है वो कॉपरनिकस दिए थे। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 डेज लगाता है, यानी कि 88 दिन का समय लगता है। तो जब सबसे पहले हम देखेंगे ये सन है और सन के सबसे बगल में बुध आता है। तो बुध सबसे छोटा ग्रह भी और सन के सबसे पास में भी है। इस वजह से इसको परिक्रमा करने में लगभग 88 दिन लगते हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 88 डेज बुध हो जाएगा। सौर मंडल के किस उपग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? जैसा कि हम जानते हैं हमारे सौर मंडल में दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास खुद का कोई उपग्रह नहीं है। वो दो ग्रह कौन से हैं जिनके पास खुद का उपग्रह नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका बुध और शुक्र। इनके पास खुद का कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे अधिक है। तो घनत्व जिसका सबसे अधिक है वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा ये पृथ्वी, जिसका घनत्व सबसे अधिक है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका अरुण, जिसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सांझ का और भोर का तारा, यानी कि इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो बताइए किसे कहा जाएगा? तो जो आपका सांझ का स्टार या फिर भोर का स्टार होता है उसको कहा जाता है शुक्र को। किसको? शुक्र को जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रहों में शामिल है? तो जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो हो जाते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट होती है वो किन ग्रहों के मध्य पाई जाती है? तो वो हो जाएगा आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। सौर मंडल के ग्रहों का आकार की दृष्टि से घटता हुआ क्रम बताना है। इसमें घटता हुआ क्रम बताना है तो कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा बृहस्पति, शनि, उसके बाद अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र और फिर मंगल, फिर बुध। इस प्रकार से सबसे जो बड़ा होता है आकार के अकॉर्डिंग वो हो जाता है बृहस्पति, सबसे छोटा बुध हो जाता है। और अर्थ का पूछे साइज तो ये 5वें नंबर का हो जाएगा, यानी कि 50 नंबर का हो जाएगा। आगे बात करते हैं, फोबोस और डेमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? तो जो फोबोस और डेमोस हैं ये मंगल के हैं। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा आपका LVM3M4। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा था? तो ये गैनीमीड हो जाएगा। और ये किसका उपग्रह है? तो ये बृहस्पति का, यानी जुपिटर का ग्रह उपग्रह है और ये सबसे बड़ा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या है? गैनीमीड है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जिसको निक्स ओलंपिया बोलते हैं किस ग्रह पर स्थित है? तो जो निक्स ओलंपिया है इसकी जो हाइट है वो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये किस ग्रह पे है? तो ये हो जाएगा आपका मंगल पे उपस्थित है। हैली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? जो हैली धूमकेतु है वो दिखाई देता है आपका 76 साल बाद दिखाई देता है, 76 ईयर बाद। प्लूटो एक ग्रह के रूप में मान्यता कब समाप्त हो गई थी? तो जो 2006 था उस तक प्लूटो को एज ग्रह के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2006 के बाद प्लूटो को ग्रह के रूप में मान्यता हटा दी गई थी। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन ग्रीस अयनात होता है? तो ग्रीस अयनात का मतलब क्या होता है देखते हैं। ग्रीस अयनात कब होता है? तो आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 21 जून। क्योंकि इस दिन क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। तभी तो कहा जाता है ना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। लेकिन इसी दिन
सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है, तो इसको बोलते हैं ग्रीस आइनान, 21 जून को होता है। आगे बात करते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो जब ये हो जाएगा 22 दिसंबर। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच में आ जाते हैं तो उसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन। जब दिन और रात की अवधि बराबर हो तो सूर्य की किरणें किस रेखा पे सीधी पड़ती हैं, तो ऐसी कंडीशन आती है भूमध्य रेखा पे, यानी कि आपका 19 का बी हो जाएगा। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो ये होता है आपका 22 दिसंबर को। नहीं, सबसे छोटा दिन पूछा गया ना, ये कब होगा, तो हाँ 22 दिसंबर को ही होगा, ये एक ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, पृथ्वी की सूर्य से निकटतम दूरी कहाँ पे होती है, तो बताइए, तो ये होगी 3 जनवरी को। और अधिकतम कब होती है, 4 जुलाई को। तो जब इसमें न्यूनतम कहा गया तो ये हो जाएगा 3 जनवरी को न्यूनतम, और अधिकतम 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति क्या कहलाती है, तो इसको कहा जाता है परिक्रमण। यदि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो उसको परिक्रमण बोल देंगे, लेकिन जब 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 पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती तो उसको घूर्णन बोलते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित कथन का चयन बताइए इनमें से कौन सा मैच सही नहीं है। तो जो उपसौर है वो 3 जनवरी को होता है, तो ये सही है। जब पृथ्वी व सूर्य से न्यूनतम दूरी पे हो तो उसे अपसौर कहते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन जो आपका अपसौर है वो 21 जून को ना होकर 4 जुलाई को होता है, तो इस प्रकार से ये गलत है। पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो पृथ्वी पर दिन और रात जब बराबर होते हैं वो डेट क्या होती है, तो वो होता है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर। इस दिन आपका क्या होता है, इक्विनॉक्स की कंडीशन कहलाती है, तो इसमें दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पृथ्वी घूमती है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूरब घूमती है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था न्यूटन ने। जो युति है और ब्यूति, इसकी घटनाएं कब देखने को मिलती है, तो युति और ब्यूति की घटना देखने को मिलती है पूर्णिमा को भी और अमावस्या को भी, तो इसका हो जाएगा आपका सी, यानी कि पूर्णिमा भी और अमावस्या भी। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार किस स्थान पे आता है, तो सबसे ऊंचा पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका फंडी की खाड़ी पे, और फंडी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितने मिनट का समय लगता है, तो ये हो जाएगा 4 मिनट का समय लगता है। क्या हो जाएगा, 4 मिनट। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो ये हो जाएगी 360। आगे बात करते हैं, ग्रीनविच टाइम और भारत का मानक समय के बीच समय अंतराल कितना है, तो ये जो भारत का मानक समय वो 5.5 घंटा आगे है, यहाँ पे हो जाएगा 5.5 घंटा। आगे बात करते हैं, पृथ्वी की उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, तो जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगा आपका देशांतर कहलाती है। आगे बात करें, प्रधान यामोत्तर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, तो ये कहाँ से गुजरती है, ये होती है ग्रीनविच से। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ से प्रधान यामोत्तर गुजरती है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 111 किलोमीटर होती है। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी अधिकतम कहाँ पे होगी, तो बताइए इसका क्या होगा, ये हो जाएगा भूमध्य रेखा पे 2 देशांतर की रेखाओं के मध्य की दूरी सबसे अधिकतम होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी होती है, तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं, तो वो कौन सी देशांतर कहलाती है, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, जो कि आपकी कहाँ से निकलती है, पैसिफिक ओशन से निकलती है और बेरिंग स्ट्रेट से भी होते गुजरती है, तो ये कहलाती है आइडियल या फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। निम्नलिखित में से सूची 1 सूची 2 से मिलान करिए, बताइए। देखिए, कर्क रेखा, आक्टेय रेखा, मकर रेखा और अंटाक्टेय रेखा, तो इसको किस तरीके से मिलाएंगे, चलिए शुरुआत करते हैं। तो कर्क रेखा क्या हो जाएगा, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि ए का 4,
और जो आर्कटिक रेखा होता है वो कहाँ होता है, तो वो होता है ऊपर होता है ना, तो वो हो जाएगा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा कहाँ होगा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और अंटार्कटिका हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। संपूर्ण पृथ्वी को कितने जोन में बांटा गया, फिर कितने कटिबंधों में बांटा गया, तो ये है 24। कितने में, 24 में बांटा गया। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी की आयु को डिटरमाइन करने में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। जो पृथ्वी की आयु है उसको पता करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। कौन सी, यूरेनियम डेटिंग। इस प्रकार से इसका हो जाएगा बी। आगे बात करते हैं, डायनासोर का युग कितने वर्ष पूर्व माना जाता है, तो ये ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते, बट इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 18 करोड़ वर्ष पूर्व। अरावली पर्वत का निर्माण किस कल्प में हुआ, तो अरावली बहुत पुराना है, लेकिन इसका काल कौन सा ये पूछ लिया जाता है। तो अरावली का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था प्री कैम्ब्रियन में। कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन में हुआ था। निम्नलिखित में से किस महाकल्प में सर्वप्रथम स्तनधारी जीवों व पूंछहीन बंदरों की उत्पन्न हुई थी, तो कब हुई थी, ये हुआ था आपका नवजीवी महाकल्प में। किस युग को कोयला युग कहा जाता है, तो इस समय कोयला का निर्माण हुआ था, इस वजह से इसको कोयला युग कहा जाता है। ये है कार्बोनिफेरस। इसको याद करने का कैसे, कोयला से कार्बोनिफेरस, तो कार्बोनिफेरस युग को कोयला युग भी कहा जाता है। नवजीवी महाकल्प के प्लायोसीन काल में निम्नलिखित में से किसका निर्माण हुआ था, तो ये हो जाएगा भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से मध्यजीवी महाकल्प का भाग नहीं है, बताना इनमें से कौन सा भाग नहीं है, तो ये हो जाएगा ओलिगोसीन कल्प, जो कि मध्यजीवी महाकल्प का भाग नहीं होता है। पृथ्वी की परतों का धरातल से केंद्र की ओर सही क्रम क्या है, धरातल से केंद्र की ओर जाना है ना, तो इसका हो जाएगा आपका डी, यानी कि पहले आता है सियाल, फिर आता है सीमा, फिर आता है निफे। तो यानी कैसे है इसका जो क्रम, वो पृथ्वी से धरातल के बीच में है। पृथ्वी की किस परत से निकल व लोहा की प्रधानता पाई जाती है, तो इसमें हो जाएगा आपका निफे, क्योंकि निफे को लिखते कैसे, तो इस तरीके से लिखते हैं ना, Ni और Fe। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये निकेल हो जाएगा Ni और Fe आयरन। इस प्रकार से ये वो परत होती है जिसमें निकेल व लोहा की प्रधानता पाई जाती है। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर कितनी होती है, तो इसमें बताना है कितनी वृद्धि दर होती है। तो जब आप पृथ्वी से भूगर्भ की तरफ जाएंगे तो 1 डिग्री प्रति 32 मीटर के रेट से तापमान वृद्धि करता है, यानी 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री से तापमान नीचे गिरेगा। आगे बात करते हैं, मेंटल जो परत होती है उसमें से किस तत्व की प्रधानता होती है, तो मेंटल परत होती है उसमें सिलिका व मैग्नीशियम होता है। कौन सा होता है, सिलिका व मैग्नीशियम होता है मेंटल में, यानी कि जैसे 3 होती है ना क्रस्ट मेंटल कोर, तो जो मेंटल होती है उसमें सिलिका व मैग्नीशियम की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। गुटेनबर्ग असमर्थता किस में पाई जाती है, या फिर कोई और असमर्थता, तो इसमें पूछा गया गुटेनबर्ग। तो जो गुटेनबर्ग है वो मेंटल व क्रोड के बीच में होती है। किसके बीच में, मेंटल और क्रोड, यानी कि पहले क्रस्ट आता है, फिर मेंटल आता है, फिर कोर आता है। तो जो मेंटल और क्रोड है उसके बीच में हो जाती है गुटेनबर्ग असमर्थता। आगे बात करते, इसमें बताना है सारी असमर्थता दी गई है। तो जो कॉनरॉड, रैपटी, मोहरोविक और लेहमैन, तो जो कॉनरॉड होती है वो होती है अपर क्रस्ट व निचले क्रस्ट के बीच में, तो ये हो जाएगा ए का 3, यानी कि अपर क्रस्ट और निचला क्रस्ट, जो शुरुआत की क्रस्ट होती है उसके 2 लेयर के बीच में कॉनरॉड होती है। रैपिटी किसके बीच में होती है, तो रैपिटी होती है जो ऊपरी मेंटल व निचली मेंटल के बीच में होती है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था मोहिरोविक, तो ये हो जाती है निचला क्रस्ट व ऊपरी मेंटल के बीच में। और लेहमैन कहाँ होगी, तो लेहमैन हो जाएगी बाहरी क्रोड व आंतरिक क्रोड के बीच में। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे पहले क्रस्ट आएगा, फिर मेंटल आएगा, फिर कोर आएगा, और क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में अलग आएगी। तो इस प्रकार से सारी असमर्थता दी गई हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन। यहाँ पे कहा गया है, याद रखिए क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, यहाँ पे कहा गया भूपर्पटी पर, यानी क्रस्ट पे कौन सा है, तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि 52 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऊपरी मंडल, जिसको दुर्बलता मंडल कहा जाता है।
निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये 54 का हो जाएगा आपका। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। जो इग्नियस रॉक होती है इसको प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे पता करना है कि वनस्पति व जीव जंतुओं के अवशेष किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं। मतलब कौन चट्टान है जिसमें आपके जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। तो वो हो जाएगा आपका अवसादी, जिसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, और इसमें जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। जैसे कोयला है वो अवसादी चट्टान का ही उदाहरण है। आगे बात करते हैं। कोयला तथा प्राकृतिक गैस किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा जो कोयला है वो पाया जाता है अवसादी में, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक में। नेक्स्ट बात करते हैं। चूना पत्थर का कायांतिक रूप क्या है। तो ये हो जाएगा संगमरमर। चूना पत्थर का कायांतिक रूप संगमरमर होता है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन है। प्राचीन कौन सी है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर आग्नेय, क्योंकि सबसे प्राथमिक भी है, इसको प्राथमिक चट्टान बोलते, सबसे पुरानी भी है। इसमें मिलाना है कौन सी चट्टान कौन सी इसमें मिलाना है। तो 59 का क्या हो जाएगा देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे जो ग्रेनाइट होता है। ग्रेनाइट क्या होता है। ग्रेनाइट होता है आपका आग्नेय चट्टान, तो यानी ए का हो जाएगा तीसरा। और जो आपका पेट्रोलियम है इसमें पाए जाते हैं फॉसिल्स और जीवाश्म, तो ये हो जाएगा अवसादी। फाइलाइट क्या है, कायांतिक चट्टान होती है, और बेसाल्ट क्या है, आग्नेय चट्टान होती है। तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट दोनों ही आग्नेय चट्टानें होती हैं, और पेट्रोल हो जाएगा अवसादी, और फाइलाइट हो जाएगा कायांतिक। इस प्रकार से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आगे बात करते हैं। जो आगरा का किला है और दिल्ली का लाल किला वो किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। इसमें पूछा गया कि जो आगरा का लाल किला है और दिल्ली का लाल किला चट्टानें कौन सी होगी इसकी। तो ये बना हुआ है आपका अवसादी चट्टानों से। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांत्रिक सेल नहीं है। यहाँ पे बताना कौन सी कायांत्रिक सेल नहीं है, मतलब मेटामॉर्फिक सेल नहीं है, इसको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या था, अवसादी था। बाकी कायांत्रिक सेल में क्या क्या आता है, संगमरमर, क्वार्टजाइट और सिलेट आता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से तो मापी जाती है, इसके अलावा रॉसी फेरल स्केल से भी मापी जाती है, और मर्केली से भी मापी जाती है, और रिक्टर से भी। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑल द अबव। वोल्केनो को मिलाना है, देखते हैं। तो सबसे पहले जो फ्यूजियामा है, तो फ्यूजियामा जापान हो जाएगी, ठीक है। और कटमई क्या है, कटमई यूएसए हो जाएगा, बी का 4। विसुवियस इटली हो जाएगा, और आपका माउंट एरेबस अंटार्कटिका। इस प्रकार से जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जब वायुमंडल में भूकंप आने लगता है तो उसमें क्या होता है कि जो आपका रेडॉन गैस होती है वो अधिकतम मात्रा में आ जाती है, तो उसको बोलते हैं रेडॉन। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले भूकंपी तरंगों का अनुभव किया था, और इस बिंदु को क्या कहा जाता है जहाँ पे भूकंप को अनुभव किया गया था। तो वो था आपका अधिकेंद्र, यानी कि एपिसेंटर, जहाँ पे भूकंप को अनुभव किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगे पृथ्वी की धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। सबसे पहले जो तरंगे पहुंचती हैं वो हो जाती है प्राइमरी वेव्स, यानी कि पी वेव्स वो तरंगे होती हैं जो सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं। निम्नलिखित में से ऐसे तरंगों का संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। बताइए कौन सा सही नहीं है। तो हो जाएगा, देखिए पहला क्या है, इन तरंगों को द्वितीयक तरंगे या फिर अनुप्रस्थ कहते हैं। तो हाँ, ये सेकेंडरी तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे भी कहलाती, तो ये सही है। ये तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही होती हैं, ये भी सही है। पीत तरंगों की भांति इनकी गति 40% कम होती है। हाँ, प्राइमरी तरंगे ज़्यादा तेज होती हैं, ये कम होती हैं, लेकिन जो लिखा गया है ऐसे तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति काम करती, तो ये नहीं होता है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सालाडो कहाँ पे स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका अर्जेंटीना में ओजस डेल सालाडो स्थित है। आगे बात करते हैं। माउंट एटना जो ज्वालामुखी वो किस द्वीप पे स्थित है। तो माउंट एटना ज्वालामुखी हो जाएगा सिसिली द्वीप पे, यानी कि डी ऑप्शन।
निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो याद रखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया कौन सा नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, किलुआ भी है, बेरिन भी है और माउंट ताल भी, लेकिन चिमरोजो क्या है, वो एक्टिव वोल्केनो नहीं है, यानी कि सक्रिय नहीं है। 10,000 धुआओं की घाटी बोलते हैं इसको। ये कहाँ पे पड़ती है? तो ये अलास्का में पड़ती है, जो कि अलास्का यूएसए का पार्ट है, तो अलास्का। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं? यानी कि जो मेडिटेरियन सी का लाइट वो बोलते हैं, इसको कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका स्ट्रोम्बोली को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, जो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत था वो किस वर्ष दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका, ये किसने दिया था? दिया गया था 1962 में, और दिया था हैरी हेंस ने। आगे बात करते हैं, अलास्का के दक्षिण में तथा उत्तरी अमेरिका प्लेट के पश्चिम में कौन सी प्लेट स्थित है? मतलब अलास्का के दक्षिण में और नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में, तो ये कौन सी प्लेट होगी? ये हो जाएगी आपकी जुआन डी फुल्का, जुआन डी फूका प्लेट। कैलिफोर्निया के निकट सान एंड्रियास भ्रंश किस प्रकार के प्लेट से निर्मित है? तो ये हो जाएगा आपका संरक्षी किनारा, डी। ये पूछा जाता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये वेगनर ने दिया था। तो ये हो जाएगा आपका वेगनर, जिसने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट 7 मुख्य प्लेटों में शामिल नहीं है? तो बताना इनमें से कौन सी नहीं है। तो जो 7 मुख्य प्लेट है उनमें अरेबियन प्लेट शामिल नहीं है। इनमें से बताना सत्य कथन चुनिए। तो जो अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार पैंजिया के विभाजन से उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। तो ये क्या होगा स्टेटमेंट, देखते हैं। सेकंड पढ़ते हैं, गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका व प्रायद्वीपीय भारत इत्यादि का निर्माण हुआ। अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के बीच के सागर को आर्कटिक सागर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन तीसरा गलत है, यानी कि जो आपका इस प्रकार से जो आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इसमें बताना है कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये बताइए कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया, सबसे छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसमें मिलाना है कौन सा पठार कहाँ पे? सान का पठार, टकला मकान, अनातोलिया और पोटवार। तो देखिए जो सान का पठार है वो कहाँ पे होगा? तो सान का पठार हो जाएगा आपका, देखिए सान का पठार हो जाएगा म्यांमार में, तो ए का दूसरा हो जाएगा। टकला मकान चाइना में हो जाएगा, अनातोलिया का हो जाएगा तुर्की, और जो पोटवार है वो हो जाएगा पाकिस्तान। इस प्रकार से आंसर डी हो जाए, बी हो जाएगा। देखिए सान का पठार म्यांमार, टकला मकान चाइना, अनातोलिया तुर्की और पोटवार का पाकिस्तान। बॉन झील किस देश में स्थित है? तो जो बॉन झील है वो कहाँ पे? तो वो आपका तुर्की में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य बताना है, कि असत्य बताइए कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जो गोबी मरुस्थल है वो सही है, मंगोलिया। अल नफूद सऊदी अरब भी सही है, और दस्ते कावर ईरान भी सही है, लेकिन जो आपका ये है रवल खाली, ये इराक नहीं है। मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो ये रिंगिट हो गई, 84 का ए हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी विक्टोरिया। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये कैप अगुल्हास, जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। इसमें बताना है कौन सी, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बताना है कौन सा असुमलित। तो मिस्र का काहिरा भी सही है, और लीबिया का रवात नहीं होगा। बोत्सवाना का गैब्रोन भी सही है, जिम्बाब्वे का हरारे भी सही है। इस प्रकार से हो जाएगा 87 का बी। आगे बात करते हैं, विश्व में नहरों का देश किसे बोलते हैं? तो ये पाकिस्तान है, वहाँ पे बहुत सारी नहरें हैं, इस वजह से विश्व में नहरों का देश पाकिस्तान को बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका इथोपिया में स्थित है। किलिमंजारो तंजानिया में, इथोपिया में नहीं है। किलिमंजारो तंजानिया, इसका डी हो जाएगा आंसर। आगे बात करते हैं,
जो शुतुरमुर्ग नामक पक्षी है वो किस मरुस्थल में पाया जाता है? शुतुरमुर्ग पक्षी पाया जाता है कालाहारी में पाया जाता है। लिविंगस्टोन तथा स्टैनले जो जलप्रपात है वो किस नदी पे है? लिविंगस्टोन और स्टैनले जो वाटरफॉल है वो आपकी जारा नदी पे है। जारा नदी कहाँ की? तो अफ्रीका की है। तो ये दोनों अफ्रीका में जारा नदी पे है, लिविंगस्टोन या स्टैनले वाटरफॉल। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी सबसे चोटी ऊंची कौन सी है? तो वो हो जाएगा माउंट मैकिनले, यानी कि 93 का ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? जो ब्रिटिश कोलंबिया का जो पठार है वो हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका में, ना कि ब्रिटेन में। ये है ब्रिटिश, नाम इसका ब्रिटिश है लेकिन ये अमेरिका में है। अमेरिका का शिकागो शहर किस झील के किनारे स्थित है? तो जो अमेरिका का शिकागो शहर है वो मिशिगन के किनारे स्थित है। कौन सा? मिशिगन। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं? श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं अंटार्कटिका को, यानी कि 96 का सी, यानी अंटार्कटिका। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है? तो द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया इसका द्वीपीय महाद्वीप हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया कि जो यूरोप महाद्वीप है उसकी सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है लाडोगा झील। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये है, तो ये लाडोगा हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? तो अटाकामा, क्योंकि अटाकामा साउथ अमेरिका में, ना कि ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से हो जाएंगे? तनामी, सिम्पसन और ग्रेट विक्टोरिया। इसमें मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए शुरुआत चलते बंद करते हैं इसको सॉल्व। तो इसका हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। देखिए यहाँ पे जो दक्षिण अमेरिका का हो जाएगा एनकांगुआ, एशिया का माउंट एवरेस्ट, ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोस्टरिको और अंटार्कटिक का ये हो जाएगा आपका माउंट विल्सन, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ थैंक्स एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।